हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम देखेंगे पार्ट 9 मानचित्र मापनी, अर्थात किस तरह से मानचित्र का निर्माण किया जाता है। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक चित्रकार है जो कि बाहर प्राकृतिक दृश्य का वह चित्र यहाँ पर निकालता है, और दूसरा मैप जो है यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है और जिसे कुछ विद्यार्थी उस मानचित्र को देखकर उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला चित्र जो है वह हमें दिया गया है चित्रकार दृश्य का अनुमान करते हुए, अर्थात चित्रकार जो है वह किस तरह से दृश्य का अनुमान कर रहा है। और दूसरा चित्र हमें जो दिया गया है वह हमें दिया गया कि मानचित्र देखते हुए कुछ विद्यार्थी, अर्थात पूरे विश्व को एक मानचित्र में एक पेपर पर निकाला गया है और जिससे हमें दिशा का ज्ञान होता है और उस जगह का ज्ञान होता है कि वह जगह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, चित्रों का जब हम निरीक्षण करते हैं तो कुछ प्रश्न हमारे समक्ष आते हैं, जैसे चित्रकार द्वारा हाथ में विशिष्ट पद्धति से शीश पकड़ने के पीछे क्या कारण होगा। उसने, आप देखिए कि एक विशिष्ट प्रकार से उसे पकड़ा हुआ है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, इतना बड़ा दृश्य है, इतना बड़ा प्राकृतिक दृश्य है, उसे जो है कागज के एक भाग पर कैसे लिया होगा या उसे एक भाग पर कैसे निकाला गया होगा। इसी प्रकार से विश्व के सभी देश एक ही मानचित्र पर कैसे देखे जा सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो हैं हमारे समक्ष आते हैं। तो इसके बारे में अब हम देखेंगे। इन सभी प्रश्नों के निराकरण के लिए भौगोलिक स्पष्टीकरण हम देखेंगे कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है। जैसे सबसे पहले, अब जैसे क्वेश्चन था कि चित्रकार द्वारा हाथ में विशिष्ट पद्धति से शीश पकड़ने के पीछे क्या कारण होगा, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि सबसे पहले चित्रकार सामने दिखाई देने वाले दृश्य के आकार का अनुमान लगाता है। वह, अगर हमें कोई भी चित्र पेपर पर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अनुमान लगाना होगा कि वह कितना बड़ा है और हमें पेपर के किस भाग में उसे निकालना है। उसके बाद कागज पर हमें एक कच्चा ढांचा तैयार करना होगा। चित्र और दृश्य में अनुपात दिखने के लिए चित्रकार ऐसा करता है, और यह कार्य कौन करता है? चित्रकार। तो जैसे यहाँ पे प्रश्न था हमारा कि चित्रकार हाथ में विशिष्ट पद्धति से शीश पकड़ने के पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे यही कारण है कि एक चित्रकार जब किसी चित्र को पेपर पर निकालता है तो वह सबसे पहले उस दृश्य का, दिखाई देने वाले दृश्य का एक अनुमान लगाता है, और अनुमान लगाने के बाद उसके बाद वह कागज पर उसका ढांचा तैयार करता है और चित्र और दृश्य में अनुपात दिखाई दे, इसीलिए चित्रकार इस तरह से उसे पकड़ता है और अनुमान लगाता है। मानचित्र तैयार करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। जैसे हम जब कहते हैं कि विश्व में हमें कैसे पता कि ये जगह यहीं पर है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसका सर्वेक्षण करना, उसे जाकर उसका प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करना। उस समय विशिष्ट प्रकार से एक पैमाना तैयार किया जाता है। मानचित्र को बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक पैमाना निश्चित किया जाता है और उस पैमाने के आधार पर ही मानचित्र को बनाया जाता है। इस पैमाने के आधार पर मानचित्र तैयार कर पृथ्वी अथवा उसके किसी भी भाग के लिए मानचित्र बनाया जा सकता है। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है कि विश्व के सभी देश एक ही मानचित्र पर कैसे देखे जा सकते हैं। तो उसका प्रमुख कारण यही है कि मानचित्र जब हम तैयार करने जाते हैं तो उसका सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से सर्वेक्षण किया जाता है, और सर्वेक्षण के उपरांत उसे एक विशिष्ट प्रकार से पैमाना मानकर उसे मानचित्र पर बनाया जाता है, और इस प्रकार से विश्व के सभी देश हमें एक ही पेज पर दिखाई देते हैं। कुछ यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से इसे आप भी कर सकते हो या स्कूल वगैरह में आपने भी देखा। सभी विद्यार्थी अभी ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब हम जो है
ये अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात किस तरह से निकालते हैं, जैसे छायाचित्र जो है, जो फोटोकॉपी होती है वो हमेशा छोटी होती है और प्रत्यक्ष ऊंचाई जो है वह बड़ी होती है। तो जैसे यहाँ पर जब छायाचित्र दिया गया है कि छायाचित्र में दिखने वाली ऊंचाई अब ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे प्रत्यक्ष ऊंचाई जो है वह है हमारी 130। तब यहाँ पे अनुपात निकाला गया, अर्थात अनुपात निकालते समय हम इसे बटे में लिखेंगे 10/130, और इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह से उसको लिखेंगे 10/130 अर्थात 10/130। अब यहाँ पे 0 0 से कट जाएगा और बच्चा हमारा 1/13, और इस तरह से हमारा अनुपात यहाँ पर हो गया 1/13 अर्थात 1:13। तो इस तरह से आप किसी भी फोटो का अर्थात छायाचित्र का और उसकी प्रत्यक्ष ऊंचाई और उसका अनुपात आप निकाल सकते हो। उपरोक्त तालिका के अनुसार तुम्हें प्रत्यक्ष ऊंचाई एवं छायाचित्र में दिखाई देने वाली ऊंचाई में कितना अंतर है समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो एक में दिख रहा है अर्थात जिसकी ऊंचाई 130 सेंटीमीटर है वहाँ पे हमें वह 10 दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 120 का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। यह कारण है कि उसकी मुख्य ऊंचाई अर्थात बाहर जो है वह बड़ा दिखता है और छायाचित्र में हमेशा छोटा दिखता है। तो तुम्हें यह भी समझ में आया होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी की ऊंचाई एक ही अनुपात में छायाचित्र में कम दिखाई दी है, मतलब वो फोटो में भी हमें कम दिखाई देता है। अगर वह रियल में कम है तो वह फोटो में भी हमें कम दिखाई देता है। मानचित्र मापनी के संबंध में भी यही निष्कर्ष लागू होता है। जब हम मापते हैं, मानचित्र बनाने जाते हैं, तो उसी प्रकार से जो दृश्य हमें बड़ा दिखता है उसे हम मानचित्र में मापनी के अनुसार उसे बड़ा दिखाते हैं, और जो छायाचित्र छोटा दिखता है उसे हम मापनी के अनुसार छोटा दिखाते हैं। अर्थात जो देश जो है बड़े आकार का है, जिसकी भूमि बड़ी है, तो वो मानचित्र में भी बड़ी दिखाई देती है, किंतु जो है जो छोटी होती है उसकी पृष्ठभूमि हमें छोटी दिखाई देती है। पृथ्वी अथवा उसके कुछ निश्चित भागों की जानकारी हम छायाचित्र अथवा भूगोलक की सहायता से ले सकते हैं। भूगोलक अर्थात जो गोल स्वरूप का आपने देखा होगा, पृथ्वी का जो स्वरूप का होता है उसे कहा जाता है भूगोलक। तो उस पर भी आप देखते हो कि देश का, पूरे विश्व का छायाचित्र उस पर अंकित होता है। मानचित्र बनाते समय धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरियों को मानचित्र पर दिखाने के लिए छोटे पैमाने पर परिवर्तित करना पड़ता है। उसके लिए ज्योमेट्री एवं गणितीय पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा एक प्रश्न बनता है कि मानचित्र को छोटे पैमाने पर परिवर्तित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो उसका उत्तर हमें मिलता है कि यहाँ पर ज्योमेट्री एवं गणितीय पद्धति का उपयोग किया जाता है। मानचित्र की मापनी का यही उपयोग है। अब हम देखेंगे कि मानचित्र के किस तरह से हम उसका अलग अलग पैमाने के अनुसार अध्ययन करते हैं। जैसे मानचित्र मापनी के द्वारा मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच के अंतर और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की प्रत्यक्ष दूरी में परस्पर संबंध रखना पड़ता है। जब हम मानचित्र मापनी लेते हैं तो जो प्रत्यक्ष अंतर हमें दिखाई दे रहा है उतना ही अंतर हम छायाचित्र बनाते समय भी रखते हैं। धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी और मानचित्र पर दूरी का अनुपात ही मानचित्र की मापनी कहलाती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मानचित्र की मापनी किसे कहते हैं। तो धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी और मानचित्र पर दूरी का अनुपात, दोनों का जो ये अनुपात है उसी को हम मानचित्र की मापनी कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा 1:13, तो ये जो हमने अनुपात निकाला यही हमारा मानचित्र की मापनी कहलाता है, अर्थात मापना। सममिति मानचित्र बनाने के लिए धरातल पर प्रत्यक्ष अंतर कितना है यह मालूम होना चाहिए।
तो अगर हम जो है जब मानचित्र बना रहे हैं तो उसके लिए हमें धरातल की दूरी कितनी है वह हमें प्रत्यक्ष रूप में सही रूप में पता होना चाहिए, और इसकी गणना केवल हम सर्वेक्षण के समय ही कर सकते हैं। दूरी के अनुसार उपयुक्त अनुपात का उपयोग कर मानचित्र को तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि मानचित्र कैसे तैयार किया जाता है। तो मानचित्र को दूरी के अनुसार उपयुक्त अनुपात का उपयोग करके मानचित्र तैयार किया जाता है। खाली स्थान के लिए भी आ सकता है कि दूरी के अनुसार उपयुक्त अनुपात का उपयोग कर खाली स्थान तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे हमें उत्तर मिलता है मानचित्र। मानचित्र बनाने के बाद इस मापनी को मानचित्र पर दिखाना आवश्यक होता है। अर्थात हम जैसे पैमाना जब हम लिखते हैं, अगर जैसे स्तंभालेख की रचना करते हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो वहाँ पे हम पैमाना जरूर लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर मापनी को दर्शाना आवश्यक होता है कि हमने कितना किसको माना है। जैसे उदाहरण के तौर पर यह आप देख सकते हो कि यहाँ पे गांव दिया है, पीपल गांव, बोर गांव और नंदगांव। इन सभी की दूरी के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर ये चित्र जब बनाया गया है तो वहाँ पे मापनी दिखाना ज़रूरी है। अर्थात यहाँ पे मापन क्या है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। अब 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर है तो उसके अनुसार जो है जैसे 2 सेंटीमीटर होगा तो वहाँ पे 20 किलोमीटर आ जाएगा। इस तरह से हम आसानी से मापनी की सहायता से यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं कि किस राज्य का या किस देश की दूरी कितनी है, दोनों के बीच में कितना अंतर है। इससे मानचित्र का वाचन अर्थात मानचित्र का वाचन करना भी आसान होता है एवं धरातल अर्थात भूमि पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी समझना आसान होता है। अब हम देखेंगे कि मानचित्र पर मापनी दिखाने की कितनी विधियां हैं। तो यहाँ पर मानचित्र पर मापनी दिखाने की 3 विधियां हैं। 3 विधि के द्वारा जो है, इन 3 मापनी के द्वारा हम यहाँ पर बता सकते हैं। कथात्मक मापनी, पहला हमारा क्या है, कथात्मक मापनी। दूसरा अंक मापनी अथवा निरूपक भिन्न, और तीसरा है आलेखी या ग्राफी मापनी। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मानचित्र पर मापनी दिखाने की कितनी विधियां और कौन सी हैं। तो यहाँ पे मानचित्र पर मापनी दिखाने की 3 विधियां हैं। पहला कथात्मक मापनी, अंक मापनी या उसी को हम कहते हैं निरूपक भिन्न, और तीसरा है आलेखी या जिसे हम कहते हैं ग्राफी मापनी। अब हम देखेंगे कि कथात्मक मापनी क्या होता है, किसे हम कथात्मक मापनी कहते हैं और उसे हम कैसे माप सकते हैं। जिस मापनी में दूरी दिखाने के लिए परिमाण दर्शक शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे कथात्मक मापनी कहते हैं। अर्थात जहाँ पे हमें परिमाण दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा बनता है कि कथात्मक मापनी किसे कहते हैं, या परिभाषा लिखो या अवधारणा स्पष्ट करो, कथात्मक मापनी इस तरह से पूछा जाता है। तो उत्तर में हम इतना लिखेंगे कि जिस मापनी में दूरी दिखाने के लिए परिमाण दर्शक शब्दों का उपयोग किया जाता है उसी को हम कथात्मक मापनी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है कि जैसे परिमाण दर्शक शब्द क्या है। उदाहरण, यदि मापनी 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर दी गई है तो इस मापनी में सेंटीमीटर यह इकाई मानचित्र पर दिखाई देने वाली दूरी को दर्शाती है और किलोमीटर धरातल पर प्रत्यक्ष दूरी को दर्शाता है। जैसे हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर। अब ये जो है ये कथात्मक स्वरूप में दिया गया है, और यह जो है जैसे सेंटीमीटर जो है यह हमें मानचित्र की इकाई बता रहा है अर्थात मानचित्र की दूरी बता रहा है। किंतु ये जो किलोमीटर दिया जैसे 60 किलोमीटर, ये किलोमीटर की दूरी जो है यह हमें धरातल की प्रत्यक्ष दूरी दर्शा रहा है। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे अंक मापनी कि अंक मापनी